55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हमारे तीसरे कलमकार मोहतरम इब्ने आदम साहब हैं और उसके बाद जो है हमारे सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब भी अपनी तकलीफ पेश करने वाले हैं। तो मैं असल में चाहता हूँ सदर साहब से इजाज़त ले लूँ कि आप पहले आना चाहेंगे या मैं बुला लूँ इब्ने आदम साहब? बुलाऊँ? तो इब्ने आदम साहब से इल्तिमास है कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकलीफ पेश करें। सदर साहब इजाज़त। अफसाने का उन्वान है पागल। शाम को जल्दी घर आ जाना। कार अस्पताल की तरफ मुड़ी तो कार में बैठी मधु ने मामूल के मुताबिक वही जुमला दोहराया। कार चलाते हुए सतीश ने हैरत से पूछा, क्यों, आज का प्रोग्राम है? मधु ने कहा, तुम्हें तो सिर्फ अपने मरीज़ ही याद रहते हैं। बताया तो था कि शाम को मीना ताई अपनी मंडली के साथ आने वाली हैं। आज पूजा है। सतीश की पेशानी पर बल पड़ गए। उसने ताज्जुब से कहा, कल ही तो पूजा थी। मधु ने कहा, हाँ, कल पूजा थी, आज हवन होगा। सतीश का पैर ब्रेक पर पड़ा तो कार झटके से रुक गई। झटका लगा तो मधु के मुंह से चीख निकल गई। उसने झिझलाकर कहा, सतीश, क्या तुम पागल हो गए हो? सतीश ने भी दांत पीसते हुए कहा, हमारी शादी को 4 बरस से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने 1000 बार तुमसे कहा कि ये ज़िद छोड़ दो। भगवान ने हमारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं रखा, और फिर क्या ज़रूरी है कि तुम अपनी कोख से बच्चे को जन्म दो। मेरी मानो तो आज शाम ही अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लेते हैं। अपने पीछे से कोई रिक्शा हॉर्न देने लगा। इतने में पीछे से कोई रिक्शा हॉर्न देने लगा। सतीश ने कार आहिस्ता से आगे बढ़ाई तो मधु की ज़ुबान भी चल पड़ी। वो कह रही थी, मम्मी कहती हैं कि पराया खून कभी अपना नहीं होता। सतीश, इतने दिन बीते मगर तुम मेरी ममता को कभी नहीं समझ पाए। मुझे तो लगता है कि पागलों का इलाज करते करते तुम खुद भी पागल हो गए हो। कार रेंगती हुई अस्पताल के गेट से गुजरी और पार्किंग एरिया में जाकर रुकी। मधु और न जाने क्या क्या कहती रही। इंजन बंद करते हुए सतीश ने कनखियों से देखा तो उसे मधु की आंखों में आंसू तैरते नजर आए। उसने एक तवील सांस ली और खामोश रहने का फैसला करके कार से नीचे उतर गया। मधु भी कार से निकली तो मैले कुचैले फराक वाली एक लड़की किसी तरफ से दौड़ती हुई आई और मधु के सामने खड़ी हो गई। मधु ने लड़की के हाथ में एक छोटा सा फूल देखा तो मुस्कुरा उठी। उसने झुककर लड़की के गाल पर थपकी दी और पूछा, ए बेबी, क्या नाम है तुम्हारा? सतीश मधु के करीब आया तो उनका ड्राइवर भी दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। मधु ने सतीश से कहा, सतीश देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है। सतीश ने कहा, मगर तुम्हारे लिए तो सब पराए हैं, है ना? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, ये पराई नहीं है, ये मेरी बेटी है। आज पूरे 5 बरस की हो गई है, इसलिए मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कहती है कि मुझे चाइनीज़ खाना है। ड्राइवर की बात सुनकर सतीश और मधु हंस पड़े। सतीश ने लड़की को गोद में उठा लिया और पूछा, अच्छा तो चाइनीज़ खाएगी हमारी गुड़िया, मगर पहले बताओ क्या नाम है तुम्हारा? मधु ने सतीश से कहा, क्या करते हो? देखो इसके पैर मिट्टी में सने हुए हैं। पूर्णिमा, चलो आओ। हम कार में बैठे। इतना कहकर ड्राइवर ने सतीश की गोद से बच्ची को झपट लिया और कार की तरफ बढ़ा। मधु ने सतीश की कमीज़ पर पड़े एक धब्बे की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया? सुबह सुबह शर्ट मैली कर ली? तुम सचमुच पागल होते जा रहे हो। मधु इतने अपने आंचल से सतीश की कमीज़ पर लगी गर्द साफ करने लगी तो सतीश ने हंसते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि इस शर्ट पर मुझे गाउन भी पहनना है। फिक्र मत करो, अब तुम जाओ।
मधु ने तीखी नज़रों से सतीश को देखते हुए कहा, पूजा में यही शर्ट मत पहन लेना, घर जल्दी आ जाना, मैं नई शर्ट निकाल रखूँगी। फिर वो कार में जा बैठी तो सतीश भी तेज़ी से अस्पताल में दाखिल हुआ। वो अपने कमरे में पहुंचकर गाउन पहनने लगा, तभी उसका असिस्टेंट दीपक आ गया। दीपक ने पूछा, सर आज कहाँ की सैर थी? सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम गणेश किंडरगार्टन गए थे, वहाँ हमने बच्चों में मिठाइयाँ बांटी, तुम्हारी भाभी बहुत खुश थी। दीपक ने कहा, मैं तो आपकी आंखों में भी रोज़ ही खुशी देखता हूँ और सुबह सुबह आपको खुश देखकर सारा स्टाफ भी खुश हो जाता है। सतीश कुछ सोचकर थोड़ी देर मुस्कुराता रहा, फिर उसने पूछा, रिपोर्ट? दीपक कहने लगा, कल रात कमलेश और अरुण पर दौरे पड़े थे, मैंने इंजेक्शन लगा दिए थे, मेरा ख्याल है कि उनका असर जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छा है कि दोनों अब तक नॉर्मल हैं, अलबत्ता आधे घंटे से ममता चीख रही है, मैंने चेकअप किया है, उसकी दिमागी हालत ठीक ही मालूम हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये दौरे का असर है। सतीश ने कुछ सोचते हुए पूछा, रात को इसने दवाइयाँ खाई थी? दीपक ने कहा, हाँ, तकरीबन 10:30 बजे खाना खाने के बाद उसे दवाइयाँ दी गई थी। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर फिक्र की कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है उसे टॉयलेट जाना होगा, शायद इसीलिए चीख रही है। सतीश की बात सुनकर दीपक हंस पड़ा और तेज़ी से मुड़कर कमरे से निकल गया। सतीश भी कमरे से निकल ही रहा था कि सफाई वाली बाल्टी उठाए उसके सामने आ खड़ी हुई। सतीश ने उसकी आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट देखी। उसने पूछा, क्या बात है कमला, इतनी खुश क्यों हो? कमला ने सतीश की मेज़ की तरफ इशारा किया। सतीश ने देखा तो मेज़ पर मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था। उसने हैरत से पूछा, ये क्या है? कमला ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब, सुबह अरुण की माँ आई थी, उसने बताया कि अरुण की बीवी को बच्चा हुआ है। इस खुशी में उसने सब डॉक्टर लोग को मिठाई के डिब्बे दिए। सतीश ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, फिर तो क्यों उदास है? कमला ने कहा, मगर हम लोगों को तो बस एक एक लड्डू मिला। सतीश ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, ये डिब्बा तू रख ले। मुराद भर आई तो कमला खिल उठी, मगर न जाने क्या सोचकर उसका मुंह फिर बिगड़ गया। सतीश ने पूछा, अब क्या हुआ? कमला ने कहा, मेरे साथी समझेंगे कि मैंने ये डब्बा चुराया है या आपसे मांगा है। सतीश ने मुस्कुराते हुए जेब से पर्स निकाला और 100 का नोट देते हुए कहा, अच्छा तो ये ले, तू खुद मिठाई खरीद लेना। कमला ने नोट झपट लिया और साड़ी के पल्लू में बांधते हुए पूछा, और इस डिब्बे का क्या करूं? सतीश ने कहा, ये तुम सब आपस में बांट लो। कमला ने कहा, ठीक है साहब, मगर दीपक साहब बहुत ख़राब हैं। सतीश ने हंसते हुए पूछा, क्यों, उसने क्या किया? कमला ने कहा कि साहब, उन्होंने लड्डू तो मज़े से खा लिए, मगर अरुण की माँ को अरुण से मिलने नहीं दिया। सतीश ने कहा, हाँ, आज रात उसकी हालत ठीक नहीं थी ना, मगर तू फिक्र मत कर, मैं ये खुशखबरी उसे दे दूँगा। कमला की आंखों में अपने जुमले का असर देखकर वो हंस पड़ा और फिर आगे बढ़ गया। मुख्तलिफ मरीज़ों का मुआयना करता हुआ वो उस राहदारी में पहुंचा जिसके दोनों जानिब छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। उन कमरों में ऐसे मरीज़ों को रखा गया था जो दौरे की हालत में किसी को या खुद को चोट पहुंचा सकते थे। कमरों के दरवाजे मोटी मोटी सलाखों के बने हुए थे जिन पर ताले पड़े हुए थे। दरवाज़ों के दाहिनी तरफ दीवारों की खूंटियों पर पैड टंगे हुए थे जिनमें कागजात लगे हुए थे। वो पैड उतार कर उसमें लगी रिपोर्टों को पढ़ता और साथ ही साथ मरीज़ों की हरकतों का जायज़ा लेकर उनकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाने लगता। कभी कभी वो मरीज़ों से गुफ्तगू भी करता। अरुण के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पैड उतारा और प्रिस्क्रिप्शन कार्ड और साबका रिपोर्टों को देखने लगा। अरुण की मां ने बताया था कि लड़कपन में ही उसे नशे की आदत पड़ गई थी। बाद में नशीली चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से उस पर जुनून के दौरे पड़ने लगे थे। जुनून के मर्ज़ की वजह से उसे नौकरी से हटा दिया गया तो मायूसी ने अरुण को ऐसे घेरा कि दिन में 2-2 मरतबा दौरे पड़ने लगे थे।
वो अपने मर्ज और हालात से इस कदर मायूस हुआ था कि होश में भी वो अपने होंठ सिए रहता था। कोई उससे बात करता तो वो चीज़ें उठाकर फेंकने लगता था। अरुण के पागलपन से घबराकर उसकी माँ और बीवी ने 2 माह कबल उसे यहाँ दाखिल कराया था। अब उस पर पागलपन के दौरे कम ही पड़ते थे। अलबत्ता अब भी वो किसी से बात नहीं करता था और कभी कभी चीखने भी लगता था। सतीश सलाखों और जालियों से बने हुए दरवाजे के एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी छलक रही थी। दरवाजे के दूसरी जानिब मौजूद अरुण के चेहरे पर उसकी नज़रें टिकी हुई थीं। अरुण ज़मीन पर उदास बैठा हुआ था। बेदाग सफ़ेद कमीज़ और पाजामे में वो बहुत भला मालूम हो रहा था। सतीश समझ गया कि दीपक के दिए हुए इंजेक्शन के असरात अभी पूरी तरह से ज़ायल नहीं हुए हैं। सतीश ने कहा, अरुण ज़रा सुनो। हे अरुण। अरुण जो ख्यालों में खोया हुआ था वो अपना नाम सुनकर सतीश की तरफ देखने लगा। उसे मुतवज्जा पाकर सतीश ने नर्म लहजे में कहा, इधर मेरे पास आओ। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता यूँ दरवाजे के करीब आया जैसे ख्वाब में चल रहा हो। उसे करीब पाकर सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण सुबह माता जी आई थी, वो बहुत खुश थी, अपने साथ मिठाई भी लाई थी। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम बाप बन गए हो। सतीश की बात सुनकर भी अरुण की आंखें सोच में डूबी रहीं और चेहरा पहले की तरह ही जज्बात से आरी रहा। सतीश ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बड़े ही जज्बाती अंदाज में कहा, बड़ी खुशी की बात है ना? अरुण ने सतीश की आंखों में देखते हुए सपाट लहजे में कहा, बड़ी खुशी की बात है। सतीश ने हंसते हुए कहा, हाँ बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है। अरुण ने सतीश की बात दोहराते हुए कहा, तुम्हारी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है। सतीश ने उसकी तरफ इशारा करते हुए ठहर ठहर कर कहा, नहीं भाई, तुम्हारी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है। तब अरुण ने भी सतीश की तरफ इशारा किया और उसकी नकल करते हुए दोहराया, तुम्हारी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है। सतीश ने हंसते हुए कहा, नहीं अरुण, मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं और मेरी बीवी ने लड़के को जन्म नहीं दिया। तुम्हारी बीवी अरुण, तुम्हारी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है, समझ गए? सतीश के चुप होते ही अरुण ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बीवी ने लड़के को जन्म दिया है, समझ गए? सतीश ने गर्दन नीचे कर ली और अपने आप से कहा, ये नहीं समझेगा। अरुण ने भी गर्दन झुकाकर कहा, ये नहीं समझेगा। फिर उसकी नज़रें छत की तरफ उठी, साथ ही उसने दाहिना हाथ भी उठाया। सतीश उसे गौर से देखने लगा। अरुण कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने आहिस्ते से कहा, हे भगवान, तू क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ और ये क्या चाहता है? फिर अरुण ने सतीश की जानिब इशारा करते हुए कहा, ज़रा देख, ये खुद पागल है और मेरा इलाज कर रहा है। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाने लगा। सतीश को महसूस हुआ जैसे अरुण के कहकहे पूरे अस्पताल में गूंज रहे हों। अरुण के कहकाओं में जैसे उसके लिए हकारत ही हकारत थी। उसकी ज़बान तालू से जा लगी और उसका हलक खुश्क होने लगा। उसके सर में तूफ़ान गर्दिश करने लगा और उसको अपने पैरों तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। उसे सांस लेना दुश्वार मालूम होने लगा। उसके घुटनों में जान ही न रही थी। इससे पहले कि वो गिरता, उसने दीवार का सहारा लिया और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठ गया। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे अरुण उसकी बदकिस्मती पर कहकहे लगा रहा हो। उसका दम घुटने लगा तो पसीने की एक बूंद गर्दन से उसकी पीठ पर सांप की तरह रेंगने लगी। उधर अरुण के कहकहे किसी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चाहता था कि अरुण को डांट कर चुप करा दे या फिर अरुण का मुँह ही नोच ले, मगर जैसे अरुण के कहकाओं ने उसके जिस्म से सारा खून चूस लिया। उसकी धड़कनें थमने लगीं तो वो अपने नाखूनों और सांस और सीना फुलाकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। इतने में राहदरी में दीपक वारिद हुआ। दीपक ने उसे ज़मीन पर बैठे देखा तो दौड़कर उसके पास आया और उसके कांधों को झिझोड़ कर हैरत भरी आवाज़ में पूछने लगा, क्या हुआ सर, आपको क्या हुआ? दीपक को करीब देखकर सतीश की हालत सुधरने लगी। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, कुछ नहीं, नाश्ते में बटर ज़्यादा खा लिया था, शायद कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। दीपक ने सतीश को फर्श से उठाते हुए कहा, ओह, फिर आप दवाएं ले लीजिए और कुछ देर आराम कर लीजिए। दीपक उसे वापस कमरे में ले आया
और सहारा देकर चेकअप टेबल पर लेटाकर चला गया। अरुण के कहकाओं का शोर जहन में कम नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद दीपक लौटा तो उसके एक हाथ में कुछ गोलियाँ थीं और दूसरे में पानी का गिलास। सतीश उठ बैठा और गोलियाँ पानी से निकल गया। उसके जहन में अब भी अरुण के कह गूंज रहे थे। दीपक के मना करने के बावजूद वो चेकअप टेबल से उतरकर अपनी कुर्सी पर जा बैठा और मेज़ पर रखे प्रिस्क्रिप्शन पैड पर तेज़ी से कुछ लिखने लगा। दीपक ने उसे मामूल के मुताबिक काम करते देखा तो कहने लगा, सर मैं आपको बताना भूल गया कि सुबह अरुण की माताजी आई थी। उन्होंने बताया कि अरुण की बीवी ने बेटे को जन्म दिया है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि उनका बेटा जल्द ही। वो अपना जुमला पूरा भी न कर सका था कि सतीश ने जोर का झटका देकर पैड से कागज़ अलग किया और दीपक के हाथ में थमाते हुए बोला, बेकार की बातों पर ध्यान मत दिया करो दीपक। मैंने अरुण की हालत देखी है। तुम्हें रात में ही उसे ये ट्रीटमेंट देना चाहिए था, मगर तुम बेकार की बातों में उलझे रहते हो। रोज़ रोज़ की पूजा और हवन इलाज नहीं, बल्कि एक तरह का पागलपन ही है। आप जल्दी जाओ और फ़ौरन शॉक देने की तैयारियां शुरू करो। दीपक प्रिस्क्रिप्शन थामे हैरत भरी नज़रों से सतीश को देखने लगा और फिर जब उसने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा तो लरज उठा। उसने कनखियों से सतीश की तरफ देखा, जिसके जबड़े एक दूसरे में पेवस्त थे और पलकें भिजी हुई थीं। साथ ही वो बेचैनी के सबब बार बार अपनी मुट्ठियाँ भींच रहा था। दीपक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर पलटा और तेज़ी से कमरे से निकल गया। दीपक के जाने के बाद सतीश बड़े कर्ब में मुब्तला रहा। उसके कानों में अरुण के कहकहे दोबारा शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। वो जानता था कि अरुण तो उसकी महरूमी का मजाक उड़ा रहा है। कई बार उसका दिल चाहा कि सामने रखी मेज़ की सारी चीज़ों को एक एक करके दीवारों पर दे मारे, मेज़ और कुर्सियों को सर से बुलंद करके पूरी शिद्दत से फर्श पर पटक दे और दरवाजे और खिड़कियों के पर्दे नोच डाले। वो अपने दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए ऐसा कर गुजरता अगर अरुण की चीख उसके कानों में न पड़ी होती। अरुण की उस पहली चीख ने उसके दिमाग में इत्मीनान की लहर दौड़ा दी। जहन में उड़ने वाला गुबार अचानक ही बैठ गया, जैसे कोई दौड़ता हुआ हाथी ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा हो। उसने एक लंबी सांस अपने सीने में खींची। अरुण की बात की चीखें सुनकर उसके सीने का दर्द तेज़ी से कम होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होठों पर एक तंज़िया मुस्कुराहट उभर आई। वो अपने तसव्वुर में अरुण के जिस्म को बिजलियों के झटके खाकर उछलता देख रहा था। उसकी चीखें बरबत के तारों का दिलकश नगमा मालूम होने लगी और जब चीखों में हिज़ियानी कैफियत बढ़ी तो उन चीखों के साथ सतीश के कहकहे भी कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगे। उसे नहीं मालूम था कि कमला बाहर कमरे की दीवार से पेट लगाए थर-थर काँप रही है और उसके हाथों के साथ मिठाई का डब्बा भी लरज़ रहा है। पागल उन्वान से अपना अफसाना पेश कर रहे थे इब्ने आदम साहब। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने इजहार किया है कि अफसाने मुझको समझते नहीं हैं, बावजूद उसके आज इब्ने आदम साहब ने जो अफसाना यहाँ पर पेश किया है और जिस अंदाज से उन्होंने ठहर ठहर कर रुक कर जो पेशकश की, और शायद उसका कुछ असर ये भी रहा कि उन्होंने कागज़ पर ज़ेरॉक्स भी तकसीम किया, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और बहरहाल जितना भी मैं समझ सका, मैं डॉक्टर इब्ने आदम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसी तरह से आप जो है अपने कलम को मुतहर्रिक रखें और एक हसास किस्म का जो अफसाना आपने पेश किया है, ऐसा मैंने समझा है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई हमारे इब्ने आदम साहब ने जो अफसाना पेश किया वाकई में वो इस बात के मुतरादिफ है कि उन्होंने नफ्सियात का बहुत गहराई से मुतालिया किया है। साइकोलॉजी जो उन्होंने समझी, साइकोलॉजी के मुताबिक जो उन्होंने अफसाने को रंग देने की और उसको बनाने की कोशिश की है और बहुत ही बेहतरीन अफसाना कि भाई एक तो कागज़ भी दे दिया गया और मज़ीद जो है उनका अंदाज़ बयान भी इतना अच्छा था और ऐसा ठहर ठहर कर उन्होंने समझाया कि माशाल्लाह जैसे हमको लग रहा था कि हम क्लास में बैठे हैं
हर कोई टीचर जो है माशाअल्लाह हमें पढ़ा रहा है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे ही अफसाने आप लिखते रहें तो, और ऐसे अफसाने अगर आप रिसालों के अंदर भेजें और उसमें अगर यानी इसको शाये कराने की कोशिश करें तो यकीनी तौर से काफ़ी उसके असरात पड़ेंगे। शुक्रिया। अफसाना पागल वो तो अच्छा हुआ ये पेश कर दिए कागज़, तो थोड़ा समझ में आया, वरना ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था। नफ्सियात की बात की सर ने। एक पागल शख्स जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, टैबलेट से उसका काम हो सकता था, उसको शॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने इंतकामी कार्रवाई की। इंतकामी कार्रवाई करते हुए उसे शॉक दिया, क्योंकि उसे लगा कि इसने उसकी महरूमी का ज़बरदस्त मजाक उड़ाया। इसी बिना पर इसको शॉक दिया और इस बात को वहाँ सफाई वाली जो कमला इस बात को समझ गई, इसलिए वो काँप रही थी कि हो सकता है कि अगर अभी तो ये पागल है, अगला निशाना कहीं हम ना हो। बहुत बहुत मुबारक। सदर साहब की इजाज़त से, जैसे कि जो बात अभी हमारे मोहतरम ने पेश की कि अगर कागज़ नहीं होता तो शायद ये बात समझ में नहीं आती। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो अफसाना लिखा गया इसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान और बयान के इम्तिज़ाज़ के साथ में जो किरदार निगारी है वो बहुत पसंद आई। ये मैं सुन रहा था मानो ये ड्रामेटाइज़ हो रहा था कि वो जो किरदार बातें कर रहे हैं कि पागल तुम हो या नहीं तुम्हारे यहाँ पे हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बहुत यानी काबिल तहसीन है। और एक नुक्ता वो जिसको शायद मैं नहीं समझ सका, मेरी फ़हम से बाहर, क्योंकि मैंने सदर साहब को और उस्ताद मोहतरम दोनों को हमारे नईम सर के तबसरे पर सर हिलाते हुए देखा कि शायद वो नुक्ता नहीं आ रहा है कि उसने इंतकामी कार्रवाई की और कमला का बाहर खड़े रहकर कांपना, इसमें शायद कोई दूसरा जुज़ और कोई उन्सुर नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी और जगह इशारा दे रहा था, और जिस तरफ आपने इशारा लिया वो काफ़ी खूबसूरत है। बहरहाल आपके इस अफसाने पर मैं आपको ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ आज अदबी नशिस्त में कुछ नए अफराद आएँ और कई सालों बाद आएँ। और एक बात और भी अच्छी लगी कि मैं नसरी अदब के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अब यहाँ पर बड़े नहीं, बड़े अपने साथ में बच्चों को भी लेके आते हैं, और ये अदब की तरफ एक बेहतरीन कदम है। मैं सोच रहा था कि एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम भी ऐसे ही काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। एक ख़ूबसूरत अफसाने पर इब्न आदम को तो मुबारकबाद देते ही बनती है। यानी अच्छा अफसाना, ख़ास तौर से उसका क्लाइमेक्स जो है वो मुझको बहुत पसंद आया। बहुत ही शानदार क्लाइमेक्स, और उसको जिस तरीके से आपने ट्रीट किया है वो उसका जवाब नहीं। मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा अफसाना। इब्न आदम साहब का ये जो पागल नाम का अफसाना है बहुत अच्छा है। यकीन जानो किरदार निगारी बड़ी अच्छी है, अच्छे पैराए में उन्होंने बयान किया, और वो जहाँ कारीन को पहुँचाना चाहते तो मैं शायद पहुँच गया हूँ। मेरी भी हालत इसके ज़रिए रब्बानी ज़रिए, लेकिन मैं जो समझा हूँ ये हज़रत अभी जो बोले मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है, मुमकिन है वही कहना चाहते हैं कि डॉक्टर गिल्टी है। खैर बहरहाल बहुत अच्छे तर्ज में और बहुत अच्छे ढंग से आपने इस अफसाने को लिखा हो। पिछली सब भूल चूक माफ़, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छी। यकीनन इब्न आदम साहब का ये अफसाना काबिल तारीफ़ है। मैं नईम साहब की बातों से इसकी इत्तेफाक रखता हूँ। इम्तियाज़ साहब ने जो इशारा दिया कि शायद किसी और तरफ इशारा है,
तो क्लाइमेक्स में जो उनका जुमला है कि अरुण की चीखें बरबत के तारों का दिलकश नगमा मालूम होने लगी और सतीश के सीने का दर्द जो है वो कम होने लगा। तो इस बात का मतलब ये जुमला जो है इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कुछ ना कुछ इंतकामी कार्रवाई है। शुक्रिया। हाँ, ये मैं हमारे आज की इस नशिस्त के आखिरी कलमकार की हैसियत से, सदर की हैसियत से नहीं, कलमकार की हैसियत से मोहतरम हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।